है। तो कहने का मकसद ये है कि बड़ा मुश्किल तरीन होता था। तो अब हम डीप लर्निंग विद पाइथन जो करते हैं टेंसरफ्लो के साथ या टेंसरफ्लो को इस्तेमाल करते हुए, तो पहले टेंसरफ्लो एक अलग से लाइब्रेरी थी जिसके ऊपर हम सारा का सारा कोड लिखते थे। फिर उसके बाद हमने एक नई लाइब्रेरी अडॉप्ट की थी जिसका नाम था कैरिस। अच्छा, अब फ़ायदा ये हुआ कि कैरिस अलग से एक लाइब्रेरी थी, टेंसरफ्लो एक अलग से लाइब्रेरी थी। तो टेंसरफ्लो के ऊपर ये लाइब्रेरी लिखी गई थी जिसका नाम था कैरिस। कैरिस से हमें ये फ़ायदा था कि डीप लर्निंग का जो भी आपको स्ट्रक्चर बनाना है, यहाँ पे आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, आप वो फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास करें और बैकएंड के ऊपर टेंसरफ्लो वो तमाम का तमाम स्ट्रक्चर आपको बनाकर दिया करता था। तो कहने का मकसद है कि हम टोटली स्विच हो गए थे किसके ऊपर, कैरिस के ऊपर। लेकिन अब खुशखबरी ये है कि गूगल ने 2.0 आपका न्यू लेटेस्ट वर्जन टेंसरफ्लो का अभी अपडेट किया है और उसके अंदर आपकी बिल्ट इन कैरिस मौजूद है। तो हमें अब अलग से कैरिस इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है और पाइथन। हम आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि हम टेंसर फ्लो को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। टेंसर फ्लो इसकी लाइब्रेरी है जो पाइथन के कोड को सपोर्ट करती है, इसके अंदर इसके फंक्शंस हैं और बहुत सारी चीजें हैं। तो ये कह रहे हैं कि पहले केरास जो था वो अलग था और टेंसर फ्लो अलग था, तो केरास की भी जरूरत थी और टेंसर फ्लो की भी जरूरत थी, लेकिन वो हमें अलग अलग यूज करना पड़ता था, विच इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो उसके बाद अब क्या है, टेंसर फ्लो के अंदर ही केरास को जो है वो दे दिया है, जिसकी वजह से एक ही जगह आप उसको जो है लाइक उसको लेके आते हैं, इंपोर्ट कराते हैं और आपका काम आसान हो गया। दैट्स इट। ये समझ में जब आएगा जब इसका कोड करेंगे। लेकिन बहरहाल ये एक लाइब्रेरी है। अच्छा, लाइब्रेरी से हम मिसाल कैसे ले सकते हैं, जैसे हमारे पास एक स्टोर रूम हो घर में और हम उसमें मुख्तलिफ चीजें रख दें, और जब फिर हमारे पास प्रॉब्लम आए, जैसे सुबह का प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि नाश्ता बनाना है, तो नाश्ता बनाने के लिए आपके पास आटा कहाँ है, चीनी कहाँ है, उसकी फंक्शनैलिटी, उसके अंदर अगर आपने ग्राइंडर चलाना है तो ग्राइंडर का है, वो सारी चीजें आपके पास स्टोर में पड़ी हैं तो आप उठाना है। तो अगर आप वो चीजें स्कैटर्ड हो या एक स्टोर दो स्टोर हो, एक तरफ हो दूसरा 1 किलोमीटर दूर हो, तो ऑफ कोर्स आपको मसला होगा। इसी तरह से हम अगर कंप्यूटर इसमें बात करें डीप लर्निंग में, और हम कुछ चीजें एक जगह पे रख रहे होते हैं, उससे एक दफा उसको इंपोर्ट करने से बाकी की चीजों की फंक्शनैलिटी को भी आप एक्सेस कर रहे होते हैं, जो कि आपका टाइम भी बचाता है और कोड करना भी आसान होता है। ठीक है जनाब। आपके इंटरफेस लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए हम न्यूरल नेटवर्क डीप लर्निंग के ऊपर बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। तो ये एडवांटेजेस हैं, यानी आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट हुई या कितनी इन्वेस्टमेंट आपकी डीप लर्निंग की वजह से होगी। तो अब हम बात करते हैं क्या न्यूरल नेटवर्क या डीप लर्निंग जो हमने सेलेक्ट की है क्या ये लास्ट होगी। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट 2 सदियों 2 डिकेड यानी 2 दिहाइयों से अभी तक इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। लेकिन क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से हम डीप लर्निंग स्पेसिफिक हो रहे हैं, तो वो चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ यहाँ पे जो है इसकी सिंप्लिसिटी, दूसरा स्केलेबिलिटी, तीसरा रीयूजेबिलिटी। तो ये 3 पॉइंट है जिसकी वजह से हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। डीप लर्निंग सिंप्लिसिटी, बहुत ही यानी काम करना बहुत ही आसान है। सिंपल इंजीनियरिंग पाइपलाइन है कि आप डेटा लेते हैं, डेटा को नंबर में कन्वर्ट करते हैं जिसे हम कहते हैं वेक्टराइजेशन करना। फिर हम उसको करते हैं नॉर्मलाइज, यानी नॉर्मलाइज से ये फ़ायदा होता है कि आपकी डेटा की जो रेंज होती है एक कॉलम की 1 से 10 तक है, दूसरे कॉलम की 1 से 20 लाख तक है। क्योंकि डब्ल्यू और एक्स जब इसके ऊपर अप्लाई होंगे और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो बहुत बड़ी वैल्यू जनरेट होगी। तो रेगुलराइजेशन या सॉरी नॉर्मलाइजेशन जो है वो क्या करती है, आपके तमाम कॉलम की जो। यहाँ पे भी तुम लोगों को थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। अब जैसे ये कहते हैं वेक्टराइजेशन हो रही है, जैसे हमने इसको ट्रेनिंग करनी है तो उसमें एक फैक्टर ये भी होता है कि वेक्टर्स को हमें नॉर्मलाइज करना होता है। नॉर्मलाइज किस तरह से करते हैं, पहला वेक्टर अगर 1 से 10 के बीच में और दूसरा 1 से 1 लाख के बीच में है, तो हम सारे वेक्टर्स के ऊपर एक मेथड लगा देते हैं, जिससे क्या होता है वो सारे ही 0 से 10 के बीच में हो जाते हैं, 0 से 9 के बीच में हो जाते हैं। उस मेथड को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। जब तो उससे हमारा मॉडल जो है वो चीज़ों को अच्छे से समझता है और अच्छी ट्रेनिंग करता है। वैल्यूज़ हैं वो 0 और 1 के दरमियान दी जाती हैं और जब उस पे वेट्स अब अप्लाई होंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू जनरेट नहीं होगी। तो इसका सिंपल पाइपलाइन यानी आपके पास मौजूद है। आप डेटा को सबसे पहले नंबर में कन्वर्ट करते हैं, फिर उस प्रोसेस को हम कहते हैं वेक्टराइजेशन, फिर हम उसको नॉर्मलाइज करते हैं और फाइनली हम डीप लर्निंग के एल्गोरिथम को ये डेटा देते हैं। मशीन उस डेटा से खुद ब खुद इसको तमाम इसके फीचर लिए हम वगैरह वैल्यू एक्सट्रैक्ट फंक्शन को करके। यूज करते हैं, वो सारे डेटा की वैल्यूज को 0 से 1 के बीच में ले आती है। अब तुम ये कहोगे इतनी सारी वैल्यूज कैसे 0 से 1 आ जाती है, ऐसे आ जाती है 0.01, 0.0001 और 1.0, और इस तरह से वो जितनी वैल्यूज जो है वो जनरेट हो सकती हैं उससे भी कहीं ज्यादा जनरेट कर देता है। तो वो ये फंक्शन लगाने से उसके जो वेट्स होते हैं, जो हमारा डेटा होता है उसके वेट्स जो जनरेट हुए होते हैं वो करोड़ों में चले गए होते हैं, और उसको वो जो है मिनिमाइज करके
तुम में लेके आ जाता है, जिससे उसकी ट्रेनिंग आसान होती है और जल्दी होती है। उसमें से लर्निंग कर लेती है। तो बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है, आप इसको इस्तेमाल करते हुए डीप लर्निंग यूज़ कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी यहाँ पे बहुत ही यानी इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि आप न्यूरल नेटवर्क का जो एजेंट ट्रेन करते हैं, चाहे वो आप सीपीयू पे करें, टीपीयू पे करें, या फिर आप उसको जीपीयू पे करें, तो कहने का मकसद ये है आपका कोड सेम रहेगा, आपकी कोई चेंजिंग नहीं आएगी, और आपका न्यूरल नेटवर्क उस यानी बैक एंड हार्डवेयर की मदद से आपका मॉडल स्केल हो सकता है, एप्लीकेशन आपकी स्केलेबिलिटी आपकी हो सकती है, पॉसिबल है। इस वजह से हम डीप लर्निंग को सिलेक्ट करते हैं। रीयूजेबिलिटी इसकी सबसे अगर मैं इंपॉर्टेंट पार्ट है, तुमको यानी शेलो ये मशीन। तो सारी चीजें बस खत्म हो गई, क्लास को खत्म करते हैं। अगर मैं तुमसे ये बोलूँ अवैस कि तुम्हारे पास एक पहली मल्टीप्लिकेशन है, तुमने 1 से 10 तक के नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना है। दूसरी मल्टीप्लिकेशन है 1 से 2000 तक करना है। तीसरी है जिसमें 5 5 लाख या 50 लाख को किसी से मल्टीप्लाई करना है। और उसके बाद इसी तरह से सो और दोबारा थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। तो वो करने में तुम्हें ज्यादा टाइम लगेगा, या फिर अगर मैं कहूँ तुम्हारे पास जितनी वैल्यूज हैं वो 0 से 1 के बीच में है, उनको मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हें रिजल्ट सेम आएंगे। तो तुम किस तरफ जाओगे? तो एक एक मेथड होता है जो लगाते हैं, जिसको नॉर्मलाइजेशन का मेथड कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो टेंसर्स का ऑपरेशन होता है आसान हो जाता है। ये पीछे से इसको चार्जिंग का प्लग निकाल के उधर लगाना, उस तरफ। हाँ, इसी तरह। समझ में आई है? रीयू रीयूजेबिलिटी जो है वो तो वही है कि एक कोड आपने लिख लिया एक बार, अब कोड को हम बार बार जो है यूज करते हैं। इसी तरह से हमारे जो वो होता है प्री ट्रेन मॉडल होते हैं, वो तो हजारों लाखों दफा इस्तेमाल हो रहे होते हैं। और ये वर्सटाइल है, तो वर्सटाइल का मतलब क्या होना चाहिए कि आप एक ही चीज से मुख्तलिफ काम कर सकें, उसको थोड़ा थोड़ा चेंज करके बहुत सारे काम कर सकें। तो यहाँ पे तो ये चीज खत्म हो गई। मैं दोबारा, अच्छा, तुम लोगों को नॉर्मलाइजेशन दोबारा से बताऊं, समझ में आया है? तो वह इसको तो आवाज नहीं गई है। नहीं। मैम एक बार फिर समझाते हैं नॉर्मलाइजेशन कि और एक हमारे पास बहुत ज्यादा नंबर्स हैं उनको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो बहुत रिजल्ट जनरेट होंगे। दूसरे केस में हमारे पास हम 0 से लेकर 1 तक की वैल्यूज हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है, रिजल्ट जनरेट होंगे। तो उनके, फिर क्या हाँ होगा उनके मैम? उससे जाहिर सी बात है, तुम्हें मैं ऐसे नंबर्स दे दूं जो 0 से 50 लाख तक हैं, उनको मल्टीप्लाई करना। और एक जगह मैं तुम्हें दे दूं कि ये सारे नंबर 0 से 1 के बीच में है, तो किसकी हम्म, मल्टीप्लिकेशन आसान होगी? 0 से 1 के बीच में जो नंबर्स होंगे उनकी आसान होगी ना, या नहीं? लेकिन मैम, मैम है ना, मेरा मेरा सवाल ये है मैम कि वैल्यूज तो उतनी ही होंगी ना। देखिए 1 से लेकर 10 तक भी हमारे पास दस वैल्यूज नंबर तो है, उतनी दस ही नंबर है। होंगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे पहले वाली वैल्यू का जो है रिजल्ट आया फॉर एग्जांपल 0.1, दूसरे वाले का रिजल्ट आया 0.1, फिर तीसरे का आया 0.0001। उसको जब प्लस करोगे वो ज्यादा आएगा, या लाखों की जो मल्टीप्लिकेशन होके उसको उसके हम्म, बाद उसको प्लस कर रहे होगे तो वो ज्यादा होगा। और देखिए लाखों मैम की ये है कि जीरो से मल्टीप्लिकेशन, लेकर, हाँ। लाखों की मल्टीप्लिकेशन मुश्किल होगी, खुद सोचो। यस। अब अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि टू टू जा क्या होता है तो तुम्हें पता है, लेकिन मैं अगर कहूँ 17 17 जा क्या होता है, मुश्किल है, सोचना पड़ यस। रहा है। तो कंप्यूटर भी तो इंसान है ना, उसको भी इंसान समझो। इंसान नहीं है, उसको मल्टी, हमें जगह बचानी है, हमें टाइम और स्पेस एफिशिएंट चीजें बनानी है। बस ये हमारा फोकस है। तो ये यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो रहा है। अब तुम लोग कहोगे कि तुम लोगों को चैप्टर पढ़ना है दोबारा, तो हम चैप्टर भी पढ़ सकते हैं। अब ये यहाँ पे समरी तुम लोग जो है वो खुद देख लेना, समरी में वही सारी बातें जो हमने पढ़ी हैं वो दोबारा बता देंगे कि भाई ये चीजें आपने इसमें कवर की हैं इन सारे लेक्चर्स में। तो वो हम देख लेते हैं। बहरहाल कोर्ट पे अभी हम नहीं जा सकते क्योंकि अभी हमें और बहुत सारी थ्योरी पढ़नी है। ओके बगैर ओके। थ्योरी तो पढ़े मैम, हम कोर्ट पे नहीं। हम्म। मैम एक सवाल है कि अभी तो हमने नॉर्मलाइजेशन करके रेंज सेट की है 0 से लेकर 1 तक की वैल्यूज। तो मैम अगर हम रेंज सेट कर दें 0 से 0.1 तक की वैल्यूज, तो मैम इससे और फायदा नहीं होगा और नॉर्मलाइजेशन नहीं हो जाएगी?
हाँ, ये एक रिसर्च वर्क है जिसपे तुम थोड़ा सा जैसे हम पढ़ लें, उसके बाद तुम ट्राई करो कि हम, क्योंकि ये ऑलरेडी इन्होंने एक फंक्शन बना दिया, उसका नाम रख दिया वैल्यू फंक्शन। वैल्यू फंक्शन बना के उसको लाइब्रेरी में डाल दिया, लाइब्रेरी में पढ़ा है। अब जहाँ पे हमें नॉर्मलाइज करना होता है, तो हम डायरेक्टली बस नॉर्मलाइजेशन का एक कोड की लाइन लगाते हैं या एक वर्ड लगाते हैं और हमारा काम हो जाता है। अब अगर तुम्हें इसको चेंजेस करनी है तो तुम्हें एक नया फंक्शन बनाना पड़ेगा, फंक्शन बना के उसको लाइब्रेरी में इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करा के उसके बाद साबित करना पड़ेगा ये कि ये उससे बेहतर है। मैंने जैसे इस तरीके से रिसर्च होती है कि जैसे बंदा ये कहेगा कि देखें ये वाला जो काम था, सेम मॉडल सेम डेटा पे 0 से 1 की रेंज में इसका रिजल्ट ये आया है, और जो मैंने करके दिया था उसका रिजल्ट ये आया है, और अगर तुम्हारे रिजल्ट बेहतर है तो अप्रूवल हो जाएगा। ओके मैम, सही सही, हम्म। ठीक है। अब हम इन डेप्थ चीजों में जा रहे हैं ना, तो ये सारा काम ऐसे ही है कि जिसमें जब तुम लोग क्वेश्चंस करोगे तो हो सकता है मुझे भी उन चीजों को कर करके हर वक्त देखना पड़े कि क्या हो क्या रहा है, इसका रिजल्ट क्या आ सकता है। क्योंकि हम लोग भी जब क्लास में पढ़ते थे तो हमारे टीचर्स ने 8 8 6 6 साल बैचेस निकाले थे, हर 3 महीने में बैच निकाल रहे थे, और वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते थे कि हाँ ये चीज पॉसिबल है, ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह की चीजें हैं जो मतलब ये थॉट प्रोवोकिंग होती है ना, जिन चीजों के ऊपर रिसर्च बेस करती है। तो ये अच्छी बात है सोचना, और इसके ऊपर काम भी कर सकते हैं। ठीक है जनाब। ओके मैम, जी जी, जी मैम, चल, ओके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।